हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ITI थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम आपके लिए 2000 क्वेश्चन की डेली क्विज लेकर आए, जिसमें कि हर रोजाना बात करेंगे 5 से 10 क्वेश्चन पर, वो भी संक्षिप्त तरीके से। तो दोस्तों चलते हैं उसी सीरीज में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहन सीमा यानी कि टॉलरेंस क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको पता है, इसके लिए आपको एक सारणी मैंने आपको बताई थी, वो याद करनी पड़ती है, और सीरीज वाइज किस प्रकार से याद करते हैं वो भी मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरी डिटेल से बताया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि यहाँ पे गोल्ड कलर की टॉलरेंस कितनी होती है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ±5% गोल्ड की टॉलरेंस होती है। यदि सिल्वर की बात आती है कि सिल्वर की टॉलरेंस कितनी होती है, तो दोस्तों आपको बताते हैं ±10% सिल्वर की टॉलरेंस होती है। और अगर किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता, उसकी अगर सहन सीमा यानी कि टॉलरेंस को बोल दे, तो आपको बताना है ±20% होती है। और तो दोस्तों आपको बताते हैं, कलर कोड प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे AB × 10⁻C प्लस टॉलरेंस को अगर आप इस तरीके से रखोगे इसका मान, तो यहाँ पे आपके पास में इसका मान आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि ए जो इंगित कर रहा है प्रतिरोध के ऊपर रंग की गई पहली पट्टी का मान है, और यहाँ पे बी इंगित कर रहा है दूसरी पट्टी का मान, और यहाँ पे दोस्तों सी इंगित कर रहा है 10 की पावर में तीसरी पट्टी यानी कि मल्टीप्लायर का मान आपको बताना है। और उसके बाद में दोस्तों चौथी पट्टी पे आपको सहन सीमा प्रदर्शित की गई है, जितनी इसकी सहन सीमा होती है वो यहाँ पे आपको टॉलरेंस के रूप में लिखनी है। और अगर दोस्तों बात करें तीसरी पट्टी के बारे में कि तीसरी पट्टी में गोल्ड का मान क्या होता है, तो दोस्तों आपको बता दें तीसरी पट्टी में गोल्ड का मान होता है 10 की पावर -1 होता है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो वहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर -2 होता है। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है मध्यवर्ती स्विच यानी कि इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग CD की वायरिंग में किया जाता है, जहाँ एक लैंप से नियंत्रित होता है। तो दोस्तों आपको बता दें CD वायरिंग यानी कि स्ट्रे वायरिंग के द्वारा एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है इंटरमीडिएट स्विच होता है, उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर 2 से अधिक यानी कि 3 और अधिक स्थानों से अगर किसी लैंप को कंट्रोल करना है, तो हम वहाँ पे मध्यवर्ती स्विच यानी कि इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल से बताया है इंटरमीडिएट स्विच के बारे में, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 3 और अधिक स्थान से किसी लैंप को कंट्रोल करना है, तब हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे इंटरमीडिएट स्विच का। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान क्या होता है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 2% से 5% तक इसका मान होता है। और ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट का मान होता है 2% से 5%, और ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट I0 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। I0 बराबर हो जाएगा √I² W + I μ²। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें IW यहाँ पे इंगित कर रहा है वर्किंग करंट, और I μ यहाँ पे इंगित कर रहा है मैग्नेटिक करंट को इंगित कर रहा है। तो उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है एक पूर्णतः आवेशित सीसा एसिड बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। यानी कि एक फुल चार्जिंग लेड एसिड बैटरी है, तो उसका विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा वो आपको बताना है। विशिष्ट गुरुत्व यानी कि अपेक्षित घनत्व। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1.280 होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, अगर बैटरी 100% होती है तो वहाँ पर इसका विशिष्ट गुरुत्व होगा 1.265, और अगर बैटरी 75% चार्जिंग होगी तो वहाँ पर इसका गुरुत्व होगा 1.225 होता है। और अगर बैटरी 50% चार्जिंग होगी तो वहाँ पर इसका विशिष्ट गुरुत्व होगा 1.190, और अगर बैटरी 25% चार्जर हैं तो वहाँ पर इसका गुरुत्व होगा 1.155। तो दोस्तों आपको ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों संचायक बैटरी को द्वितीयक सेल या फिर सीसा अम्ल या फिर क्षारीय सेल भी कहते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। विद्युत अपघटक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट तथा प्लेटों के आधार पर संचायक सेल बैटरी को 2 प्रकार से विभक्त किया गया है, जिसमें से एक नंबर है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी, और 2 नंबर में अल्काइन स्टोरेज बैटरी यानी कि क्षारीय संचायक बैटरी होता है। आवेशन के समय अम्ल का विशिष्ट घनत्व 1.265 से अधिक हो जाता है, और विसर्जन के समय विशिष्ट घनत्व 1.180 से
कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर कम हो गया इसका विशिष्ट घनत्व तो इस बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दे रखा है हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। तो दोस्तों आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 0.75 से 1% इसका मान होता है। अगर हम लो कार्बन स्टील की बात करें तो उसके अंदर कार्बन की मात्रा होती है 0.05% से 0.25% तक होती है, और इसके अंदर 0.4% मैग्नीज को भी मिलाया जाता है, और इसको माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दरकार निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भूदोष यानी कि अर्थ फॉल्ट के स्थान का पता लगाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मोरे लूप परीक्षण। मोरे लूप परीक्षण का प्रयोग करते हैं अर्थ फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को चेक करने के लिए। तो दोस्तों आपको बता दें केबल में अर्थ फॉल्ट या फिर शॉर्ट सर्किट दोनों के लिए मोरे लूप टेस्ट या फिर हम करते हैं वर्ले लूप टेस्ट का प्रयोग करते हैं, और एक होता है बलेवियर टेस्ट, और बलेवियर टेस्ट का हम प्रयोग करते हैं एकल क्रोड केबल में भूदोष की स्थिति ज्ञात करने के लिए, और सभी लूप टेस्ट यानी कि पाश परीक्षण व्हीटस्टोन ब्रिज सेतु के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दरकार मापन यंत्रों में बालकनियों में सामग्री प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि फास्फोरस ब्रॉन्ज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें दरकार निम्न में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण है, यानी कि इंटीग्रेटिव प्रकार का उपकरण कौन सा है वो आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एनर्जी या फिर KWS मीटर। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए समाकलन उपयंत्र यानी कि इंटीग्रेटिव उपयंत्र जो किसी निश्चित अवधि तक की गई संपूर्ण विद्युत राशि का मान ज्ञात करते हैं, समाकलन या एकीकृत उपकरण कहलाते हैं, जैसे कि KWS मीटर या फिर ऊर्जा मीटर, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्विज के अंदर। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।